नमस्कार स्टूडेंट्स। तो स्वागत है रेड कृष्णा यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं वास्तविक संख्या क्लास 10th मैथ लेकर आए हैं। और ये जो क्लास होगा ये बेसिक कॉन्सेप्ट का क्लास होगा। तो इसमें हम सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ उदाहरण यानी वास्तविक संख्या का जो परिचय होगा और उदाहरण हम इसमें आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट हम लोग जानेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। जानने से पहले इससे पहले हम जानेंगे प्राकृत संख्या किसको कहते हैं। प्राकृत संख्या को n से दर्शाते हैं और इसको नेचुरल नंबर भी कहते हैं। प्राकृत संख्या क्या होता है? यह प्राकृत संख्या जो होता है यह गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। मतलब प्राकृत संख्या जो होता है वह गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 ... अनंत तक चल जाए तो ये सभी जो संख्या है प्राकृत संख्या है। तो अगला बात करें अगला संख्या की, तो अगला जो संख्या है वह पूर्ण संख्या है जिसका संकेत होता है W और इसको होल नंबर से भी दर्शाते हैं या इसका इंग्लिश होता है होल नंबर। और ये पूर्ण संख्या क्या होता है? तो पूर्ण संख्या जो होता है अगर गिनती की संख्या के आगे अगर 0 लगा दें तो वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाएगी। मतलब गिनती की संख्या के आगे अगर 0 लगा दें तो वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाएगी। या जो संख्या 0 से शुरू होते हुए इन्फिनिटी तक जाती है तो वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए पूर्णांक समझते हैं। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक का इंग्लिश इंटीजर होता है। इसका संकेत जो होता है ये Z होता है। इसको कैसे कहेंगे? पूर्णांक जो होता है अगर इसको थोड़ा सा संधि करके बोले तो पूर्णांक का अगर संधि किया जाए तो पूर्ण जोड़ अंक, यानी जिसका अंक पूरा हो, यानी टूटा फूटा मतलब नहीं। मतलब जैसे कोई आदमी कहेंगे 2.3 तो ये अंक मतलब टूटा हुआ अंक हो जाएगा, ये अंक पूरा नहीं है। अगर कोई कहा 3.4 ये जो अंक है ये पूरा अंक नहीं है। तो इसीलिए हमको पूरा अंक बोलना है। पूर्णांक में आएगा पूरा अंक, चाहे वह अंक मतलब 0 हो, चाहे वह धनात्मक हो, चाहे वह ऋणात्मक हो, वह अंक पूरा होना चाहिए, उसी को कहेंगे पूर्णांक। तो पूर्णांक किसको कहेंगे? धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो, यानी वैसी संख्या जिसमें धनात्मक ऋणात्मक और 0 तीनों हो तो वह संख्या क्या कहलाएगी? पूर्णांक कहलाएगी। और इसमें दशमलव कोई नहीं हो, मतलब सभी पूरा अंक हो, मतलब टूटा हुआ अंक नहीं हो। आप समझ चुके होंगे टूटा हुआ अंक हम किसको कह रहे हैं। जैसे 3.4 8.7 ये सभी जो अंक है ये टूटा हुआ अंक है जैसा है। तो चलिए अगला चीज समझते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको कहेंगे? परिमेय संख्या जो होता है यहाँ पर पहले देख लीजिए, जिसको P/Q के रूप में हो, यानी जो वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो उसको क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। और Q बराबर डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो यानी ऐसा भी कह सकते हैं P/Q के रूप में, या ऐसा भी कह सकते हैं वह जो संख्या बटा के रूप में हो, जैसे 8/7 3/4 ये सभी जो संख्याएं हैं ये परिमेय संख्या हैं। और इसके नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। जैसे इसके नीचे में 7 है, इसके नीचे में 4 है, इसके नीचे में 8 है, तो इसके नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो ये इसका मतलब ये कोई और मतलब बता देगा, ये परिमेय संख्या नहीं होगी। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब अगला टॉपिक चलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे? अपरिमेय संख्या जो होता है यानी वही संख्या जो परिमेय नहीं है। अभी आप समझ चुके हैं जो बटा के रूप में रहेगा उसको क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। लेकिन जो परिमेय संख्या नहीं है उसको क्या कहेंगे? तो उसको स्वाभाविक है, उसको कहेंगे अपरिमेय संख्या। अब अगला बात करते हैं वास्तविक संख्या किसको कहेंगे? वास्तविक संख्या जो होता है वह परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यानी दुनिया में जितने भी संख्याएं हैं वे सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या सभी संख्या वास्तविक संख्या है। अगर हम आपसे पूछें क्या 2 परिमेय संख्या है, तो आपका जवाब होगा हाँ है। कैसे है? इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अगर 2 है तो 2 के नीचे में नहीं कुछ है तो 1 है, तो देखिए इसको हम P/Q के रूप में लिख चुके हैं। तो इसलिए यह जो संख्या है परिमेय संख्या है। अगर मान लीजिए कोई आदमी कहेगा -4, क्या -4 परिमेय संख्या है? तो हाँ बिल्कुल है। काहे कि -4 के नीचे नहीं कुछ है तो 1 है, और इसे हम P/Q के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। तो ये सभी संख्या परिमेय संख्या हो जाएगा।
तो अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? तो अभाज्य संख्या जो होता है ये क्या होता है? अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? वैसी संख्या जिसमें या जिसका गुणनखंड केवल एक और वह स्वयं हो। जैसे हम 3 की बात करें, 3 का अगर गुणनखंड किया जाए तो 3 का जो गुणनखंड होगा वह 1 होगा। यानी 3 में किस किस से भाग लगेगा? वह 1 से भाग लगेगा और ये अपने खुद स्वयं से भाग लगेगा। यही अब आप समझ चुके होंगे अभाज्य संख्या किसको कहेंगे। वैसी संख्या जिसका गुणनखंड या जिसमें 1 से भाग लगे और स्वयं से भाग लगे वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हम कहेंगे, बोलेंगे उदाहरण क्या क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 3 और 5 7 और उसके बाद क्या हो जाएगा 9। 9 नहीं होगा, क्या है कि 9 का जो फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा है। क्या क्या है, पहला तो 1 होगा, 3 होगा और खुद 9 भी हो जाएगा, तो 3 फैक्टर हो जाएगा। यानी ऐसा भी कर सकते हो अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? जिसका मात्र 2 ही फैक्टर हो उसको कहेंगे अभाज्य संख्या, या जिसका गुणनखंड करने पर 2 ही अंक आए, या जिसमें 1 से और स्वयं से भाग लगे उसको कहेंगे अभाज्य संख्या। तो अब आप समझ चुके होंगे। तो 7 हो जाएगा, 9 नहीं होगा, ना ही 10, सिर्फ फिर 11 हो जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ता चल जाएगा। अब समझते हैं भाज्य संख्या किसको कहेंगे। तो भाज्य संख्या जो होता है, भाज्य संख्या किसको कहेंगे? वैसी संख्या जिसमें एक मतलब 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। भाज्य संख्या किसको कहेंगे? 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर हो उसको कहेंगे भाज्य संख्या। या ऐसा भी कर सकते हैं अभाज्य संख्या, जो अभाज्य संख्या नहीं है वो भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या किसको कहेंगे? जो अभाज्य संख्या नहीं है, जो अभाज्य संख्या नहीं है, जो अभाज्य संख्या नहीं है वो क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। जो अभाज्य संख्या नहीं है वह हो जाएगा भाज्य संख्या। जैसे में बात करें, जैसे में हो जाएगा 4 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इसी तरह अनेकों है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो टॉपिक है सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्या क्या होती है? चलिए शुरू करते हैं। सहअभाज्य जो संख्या होती है ये क्या होता है? तो सहअभाज्य संख्या होता है, जैसे मान लीजिए एक होता है अभाज्य संख्या जो अभी तुरंत हम बता चुके हैं, अब एक होता है सहअभाज्य संख्याएं। तो सहअभाज्य संख्या क्या होता है? तो सहअभाज्य संख्या जो होता है, जैसे हम मान लेते हैं दो को संख्या लेते हैं, जैसे ले लिए पहला 15, दूसरा संख्या लेते हैं 16। अगर हम इसका फैक्टर करें तो क्या क्या हो सकता है? तो अभाज्य संख्या का जो फैक्टर निकालें तो पहले 3 से लगाएंगे, 3 बचे, फिर 5 से लगाएंगे, 5 एकम, अब नहीं रहेगा। फिर 16 का हम फैक्टर करें तो 16 का जो फैक्टर होगा वह क्या क्या हो जाएगा? 2 से लगाएंगे ये 8 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 4 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे 2 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 1 हो जाएगा। अब हम इसका अगर फैक्टर करें, यानी 15 का जो फैक्टर किए वह क्या क्या आया? तो 15 का जो फैक्टर किए तो वह आया 3 गुने 5 गुने 1, यही फैक्टर आया है। और 16 का जो फैक्टर किए वह क्या क्या आया? तो 16 का जो फैक्टर किए उसमें आया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1। मतलब इसी को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 गुने 1। अब इसमें हम ऐसा कहें, अगर इसका एचसीएफ बताइए तो एचसीएफ क्या होगा? मतलब इसका एचसीएफ बताइए क्या होगा? तो आप लोग का कहना होगा एचसीएफ जो होगा वह 1 होगा। क्या है कि आपको पता है जो दोनों में कॉमन आ जाए वही हमारा क्या होता है? एचसीएफ होता है। यहाँ पर देखिए 1 और 1 कॉमन आ रहा है, लेकिन हम ये एचसीएफ आपको नहीं अभी बता रहे हैं, अभी हम आपको बता रहे हैं सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या किसको कहेंगे? तो सहअभाज्य संख्या जो होता है वैसी संख्या, यानी वैसी दो संख्याओं का युग्म जिसमें केवल और केवल एक अंक या जिसमें केवल और केवल एक ही, यानी ये वाला एक ही मतलब जोड़ा में आए तो उसी संख्या को कहेंगे सहअभाज्य संख्या। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक आध उदाहरण लेते हैं, जैसे 3 5। 3 5 में अगर हम पूछेंगे क्या कॉमन है तो आप लोग का जवाब होगा सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन है। जैसे हम बात करें 9 और 8 की बात करें तो 9 और 8 में क्या कॉमन हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी ये सभी जो संख्याएं हैं ये सभी संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होता है दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए
ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r इस प्रकार है कि a बराबर b क्यूब प्लस r, जहाँ r जो है वह 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा। ये चीज़ आपको अभी नहीं समझ में आया होगा, तो हम अब इसको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हम 3 को 17 में भाग देते हैं, 3 को 17 से भाग दे रहे हैं तो कैसे लगेगा, तो 3 5 15, ये 5 बार में लग जाएगा और शेष आएगा 2। अब जो ये शेष आया है, अब देखिए ये जो संख्या है, ये जो संख्या मेरा q हो जाएगा, ये जो संख्या ये q है, और ये जो संख्या है ये a है, और ये जो संख्या है और ये संख्या जो है ये b है, और ये जो संख्या है इसको r कहा है। संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 15 है, 15 में हम 3 से भाग दें, 15 में अगर हम 3 से भाग दें तो 3 से भाग देंगे, ये 5 बार में पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम q पूछे तो q हो जाएगा 5, अगर a पूछे तो a हो जाएगा 15, अगर हम b की बात करें तो b जो हो जाएगा वह 3, और शेष यानी r की बात करें तो वह 0 हो जाएगा। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, इस 17 को हम ऐसा तो लिख सकते हैं, 17 बराबर 17 को तो हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मतलब 3 गुने 5 प्लस में 2। देखिए इसको अगर सॉल्यूशन किया जाए 17 ही आएगा। 3 5 15, 15 और 2 17, यानी इस 17 को हम ऐसा लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आया 15, क्या हम 15 को ऐसा लिख सकते हैं, 3 गुने 5 प्लस में यहाँ पर r सब कट गया तो बचा क्या, 0 बचा है, तो मतलब यहाँ पर प्लस में 0, 3 5 15, यहाँ भी ठीक ठाक है। अब यहाँ पर ये चीज़ a बराबर b क्यू प्लस r, यानी हम जो लिखे हैं a माने 17, इसको 17 को a कहे हैं, और b किसको कहें, जिससे भाग दे रहे हैं, ये b हुआ, गुने q किसको कहें, जितना बार में लगाएं, या जो मेरा भागफल मतलब कितना बार में लगाएं, 2 बार 5 बार, ये मेरा 5 हो जाएगा, जैसे भागफल 5 हो जाएगा, इसको q कहेंगे, q प्लस में r, यानी जो शेष बच गया, तो शेष कितना बचा, 2 बचा, तो ये मेरा r हो जाएगा। यही होता है a बराबर b क्यू प्लस r। अब थोड़ा इधर बात करें, कहता है 2 धनात्मक पूर्णांक, कहता है 2 धनात्मक पूर्णांक मतलब 2 को धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो हम 2 को धनात्मक पूर्णांक क्या लिए, 17 और 3 लिए, और कहता है क्या 17 3 लिए ताकि उसमें हम भाग दे सकें। यहाँ पर क्या लिए, 3 15 लिए, तो 2 धनात्मक पूर्णांक मेरा a 15 3 हो जाएगा, 17 3 हो जाएगा के लिए। अब क्या कहता है, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r इस प्रकार है, ऐसी अद्वितीय। अब यहाँ पर आपको अद्वितीय संख्या शायद कुछ दिक्कत दे रहा होगा। अद्वितीय संख्या क्या होता है, तो अद्वितीय संख्या जो होता है, जैसे हम बोले 17 को यहाँ के हिसाब से हम ऐसा लिख सकते हैं 3 गुने 5 प्लस में 2, लेकिन हम यहाँ पर आपको बताते हैं, हम 17 को लिख सकते हैं 3 से लगाएं 5 बार में, 3 5 15 कट जाएगा, बचेगा 2, तो 17 क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 5 प्लस में 2। लेकिन ऐसा भी तो कोई कहेगा, हो सकता है 3 गुने 4 प्लस में 5, ऐसा भी तो हो सकता है, कहे कि ये भी 17 के बराबर है और ये भी 17 के बराबर है, लेकिन ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, ये अभी अद्वितीय मतलब समझ में आएगा। कहे कि 3 को 5 से लगाए 15 या 7 में 5 गया 2, यानी शेष जो होता है, यानी ये जो r है ये हमेशा b से छोटा ही होगा, यानी जिसे हम भाग देंगे उससे छोटा ही होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 बार में लगाएंगे, तो यहाँ पर देखिए इसको कैसा किए हैं, 4 बार में लगाएं, 3 चौक 12 उतरेगा 5, तो फिर हम इसको, तो यहाँ पर शेष तो हमें जब भी बचना चाहिए, या भागफल जिससे भाग दे रहे हैं उससे तो हमेशा छोटा ही होना चाहिए, लेकिन ये बड़ा हो रहा है, तो ये मेरा जो भाग है यही गलत है। तो यहाँ पर जो अद्वितीय संख्या जो बताया गया है वह सिर्फ और सिर्फ यही होगा, यानी शेष जो होगा वह जिससे भाग दे रहे उससे छोटा ही होगा। तो अद्वितीय मतलब हुआ, इसके अलावा और कोई नहीं होगा, यानी ये जो होगा ये गलत है। तो यहाँ पर देखिए अद्वितीय मतलब समझ में आया होगा। 17 जो होता है उसको हम लिख सकते हैं 3 गुने 5 प्लस 2, ठीक है। ये अगर दूसरा जो है उसको हम नहीं लिख सकते। अब यहाँ बात आती है
आर जो होता है वह 0 से बड़ा या बराबर बी से छोटा। चलिए इसको समझते हैं। आर यहाँ पर किसको कहा गया है? आर जो कहा गया है वह शेष को कहा गया है। शेष जो होता है वह हमेशा वह 3 से यानी जिससे भाग दिया जाता है उससे छोटा ही होता है। तो जिससे भाग दिया जाता है उसको बी कहेंगे और जो शेष बचता है उसको आर कहेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ सीधा मतलब दिखाया गया है आर जो है वह बी से छोटा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो शेष है वो जो होता है या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा होगा, या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर कहा गया है आर यानी शेष जो है या तो 0 के बराबर आएगा या 0 से बड़ा भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए 0 से बड़ा हुआ, यहाँ पर देखिए 0 के बराबर आया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अगर इसमें आपको कोई डाउट होता है तो आप नीचे में कमेंट कर सकते हैं ताकि उसका जवाब आपको अगले वीडियो में मिल पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।